वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मूल विधि का ये कौन सा टॉपिक है? आईटी एक्ट, आईटी अधिनियम, आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसे कंप्लीट करने के बाद कल आपका, शायद कल नहीं तो परसों, आपका भूमि अधिग्रहण आ जाएगा। और भूमि अधिग्रहण खत्म होते फिर ऊपर वाला जो नहीं, बच्चों वाले अधिनियम बचे, वो तो शायद 2 से 3 वीडियो में आपके बच्चों वाले अधिनियम खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी मूल विधि खत्म। बहुत लोग कहते हैं कि भैया जो बीएनएस जो नहीं, सीआरपी सीआईपीसी जगह पे आई है वो पढ़ा दो। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है और मैं पढ़ा भी दूंगा। आप ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। अभी आपने इन अधिनियमों की, जो हमने एक्ट्स कराए हैं, इनकी आपने धाराएं नहीं याद कर पाई। वो धाराएं आप 5000 याद कर दो, 3000 याद कर लोगे, नहीं याद कर पाओगे। तो उसमें हैं तो धाराएं ही सारी, तो धाराएं याद नहीं होंगी तो फिर कहाँ से क्या कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं ये वीडियो हम जैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ही जानते हैं, बैठा नहीं जा रहा है। पता नहीं कैसी मौसम की वजह से या कैसी भी समस्या है, भगवान जाने। लेकिन फिर भी हम मूलविद को बड़ी डेडिकेशन के साथ मैंने कवर किया है। देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आईटी एक्ट 2000 है। अधिनियम क्या था, कैसा था, इसमें सब कुछ हम बताएंगे। और हाँ, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कोई भी अधिनियम के आप नोट्स बनाना, कुछ भी बनाना, उसके बाद में एक पेज जरूर छोड़ते चलना। अभी विविध में बहुत सारी चीज़ें में ऐड करवाएंगे जो क्वेश्चन, जैसे नहीं, जैसे मैंने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 बाद में विविध में ऐड करवाया था, फिर वो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में आया था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें में ऐड करवाएंगे, उनको पढ़ाते भी चलेंगे। तो इसलिए एक पेज जरूर छोड़ दिया करना। राष्ट्रपति की स्वीकृति, कोई भी अधिनियम बनता है, कुछ न कुछ उसके पीछे रीजंस होते हैं। क्यों बनाया गया? कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके, या स्कैम चलते हैं ऑनलाइन, उनसे बचा जा सके। नेटवर्क के माध्यम से, जो आपके इंटरनेट के माध्यम से जो भी क्राइम या कुछ भी होता है, उससे बचा जाए, इसलिए एक्ट लाया गया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति 9 जून 2000 को मिली थी और लागू कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। इसमें कुल अध्याय कितने? 13 हैं। इसमें धाराएं कितनी? 90। और अनुसूचियां कितनी? इसमें 2 अनुसूचियां हैं। फिर इसमें अध्याय लागू, फिर कुछ कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। उस समय पर वो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अब वो 2000 में मोबाइल नहीं था, तो 2009 के साइड में मोबाइल आया, तो मोबाइल को भी जोड़ना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में ऐड करनी पड़ती, इस वजह से इसमें संशोधन करना पड़ता। तो वर्ष 2008 में संशोधन किया गया था। फिर ये संशोधन 27 अक्टूबर 2009 से लागू कर दिया गया था। आपको पता है कि हर अधिनियम की पहली धारा में संक्षिप्त नाम विस्तार होता है। यूपीएससी 2014 मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तब प्री और मेंस होते थे कि इसका विस्तार कहाँ? इसका विस्तार है संपूर्ण भारत पर, लेकिन कुछ परिस्थितियों में भारत के बाहर भी किए गए अपराधों पर लागू होगा। इंटरनेट का मतलब क्या है? भारत में तो हो गए अपराध, इंटरनेशनल भी अपराध हो सकता है, तो उसमें क्या, बाहर वहाँ भी लागू किया जा सकेगा। आगे क्या कह रहा है? परिभाषाएं। धारा 2 में क्या कहती है? सारी परिभाषा, सभी शब्दों की परिभाषाएं देती हैं। इसलिए दे दी जाती हैं कि पूरे अधिनियम में जब ये शब्द आए तो उसका मतलब ये चीज़ समझी जाए, ना कि आपको पूरा फिर अधिनियम बहुत बड़ा लिखने में आ जाएगा। इसलिए ये धाराएं सब कुछ पहले ही लिख दिया जाता है। धारा 2D में कहा गया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की परिभाषा, किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने की प्रक्रिया। मतलब कि इसमें क्या कहा गया है? धारा 2 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की परिभाषा दी गई है। और इसका परिभाषा का मतलब है कि जैसे आप सोचते होगे, पहले आप एक चीज़ देखते होगे, तो इसमें क्या होता है कभी कभी कि जब आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते तो आपको मोबाइल पे साइन करवा लेता है, वो भी एक प्रकार के डिजिटल साइन ही है। या कभी कभी आप देखते हो कोई नोटिस आता है, तो नोटिस के अंदर भी कोई साइन होते हैं कि नहीं, तो वो डिजिटली साइन होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है डिजिटली साइन। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की परिभाषा दी गई कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए, कोई जैसे कि ऑफिस में है, कोई भी न्यूज है या कुछ भी है, कोई नोटिस आया है, तो उसमें क्या होगा? जैसे कप्तान एसपी का आया, तो एसपी क्या क्या डिजिटल साइन कर देगा, हाँ, तो वो डिजिटली साइन कहलाते हैं। क्या है? प्रमाणकर्ता अधिकारी, प्राधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमारी ही गलती थी खैर इसमें। प्रमाणकर्ता प्राधिकार थी, सर्टिफाइंग क्या बोलते हैं? प्राधिकारी, अथॉरिटी या ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें क्या है? जिसे सिग्नेचर द्वारा प्रमाण पत्र देने का लाइसेंस दिया गया, उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि लाइसेंस का मतलब, जैसे कि आप कहीं एसआई बन गए, तो वो आपको लाइसेंस किस चीज़ का दिया गया है? कि आप कोई कुछ भी हो, केस हो या कुछ भी हो, तो उस पर आप फाइल अपना चार्जशीट लगाओगे, तो क्या वो एक लाइसेंस ही तो? आई कार्ड जो है आपको सरकार ने भर्ती किया, तो वो एक प्रकार की लाइसेंस ही आप सरकार ने आपको दे रखी है, आप इस काम के लिए प्राधिकृत हो, अधिकारी हो। तो क्या कह रहा है कि जिसे सिग्नेचर द्वारा प्रमाण पत्र देने का लाइसेंस दिया गया हो, जो व्यक्ति मतलब कि सिग्नेचर करेगा, उसी को बोलते हैं प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, ठीक है। परिभाषा,
अब 2I में कंप्यूटर की परिभाषा दी गई, धारा 2I में कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर की परिभाषा में क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय और प्रकाशीय, प्रकाशीय मतलब ऑप्टिकल या अन्य डाटा संसाधन को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग प्रणाली, जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। कंप्यूटर की परिभाषा तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से नेटवर्क होगा, चुंबकीय या ऑप्टिकल, आपने फिजिक्स में पढ़ी रखा होगा, वही नहीं ऑप्टिकल, जो प्रकाशीय जो यार होता है उसमें तो आप जानते होंगे, ध्रुव वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि प्रणाली जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की परिभाषा कही जाती है। एक इलेक्ट्रॉनिक, चुंबकीय, प्रकाशीय तथा अन्य डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली है जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए उपयोग लाई जाती है। कंप्यूटर को एक कार्य के लिए कहीं कहीं DRDO में, कहीं पढ़ाई के लिए, कहीं आपको सड़क पे किसी इंजीनियरिंग में, तो बहुत सारे कंप्यूटर के प्रयोग होते हैं। तो वही एक कंप्यूटर डिवाइस है। इसमें इनपुट होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, कम्युनिकेशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा देखो, कंप्यूटर नेट मतलब जाल, वर्क मतलब एक साथ जालों का वर्ग मतलब कार्य। तो बहुत सारे जब कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, जैसे 3-4 कंप्यूटर, ए इससे B से जुड़ा, फिर C से जुड़ा, 3-4 जब कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ी होती हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर रिसोर्स, कंप्यूटर संसाधन जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर संसाधन। कंप्यूटर सिस्टम, डाटा, कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर डाटाबेस और सॉफ्टवेयर आते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, जब 2 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। डाटा तो आप जानते होंगे, जो फाइल है, आप तो समझते हो, डाटा वो वाला नहीं जो आप नेट खर्च करते हो उसे डाटा नहीं बोलते। डाटा का मतलब है कि उसके अंदर कोई फाइल है, फाइल में जो कुछ भी आपने लिख रखा होगा, पढ़ाई की चीज़ें हो सकती हैं, किसी कंपनी के सैलरी की स्लिप हो सकती है, तो वो डाटा हो जाए। कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्कों की जानकारी होगी, अच्छा वो कंप्यूटर उसका कनेक्शन वहाँ से, तो ये सब क्या है, एक कंप्यूटर रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। तो आप समझ पा रहे हो, कंप्यूटर बहुत आसान भाषा में भी समझा जा सकता है। अब साइबर कैफे की परिभाषा UPSI 2021 में पूछ, साइबर कैफे का क्या मतलब होता है, आप अपने फॉर्म ऑनलाइन करवाने जहाँ भी जाते हो, फॉर्म ऑनलाइन करवाने या जात निवास बनवाने, तो वो क्या होता है, साइबर कैफे उसे बोलते हैं, जहाँ से जनता के कारोबार के साधारण अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की पहुँच के लिए स्थापित किया जाता है। मतलब कि आप उस व्यक्ति तक पहुँच सको ताकि आपका कनेक्शन इंटरनेट से हो सके। जैसे आप कोई दुकान है, दुकान को ही साइबर कैफे बोलते हैं। आप यहाँ पे जाओ, एक व्यक्ति मिलेगा, वो आपके फॉर्म ऑनलाइन वगैरह करेगा, तो उसे बोलते हैं साइबर कैफे। फिर देखिए, जहाँ जनता से कारोबार, आप जनता ही तो है, साधारण अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट की पहुँच के लिए स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं, जो अंकीय इलेक्ट्रॉनिक धारा 2T में दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं, धारा 2 के T में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की परिभाषा दी गई। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होंगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप या माइक्रोफिल्म या कंप्यूटर उत्पादित माइक्रोफिल्म में डाटा, अभिलेख या उत्पादित डाटा, भंडारण या पूर्ण संचित माल या फिर प्रेषित ध्वनि अभिप्रेत है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होगा, जैसे इसमें कुछ परिभाषा में लिखने वाला नहीं था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। जैसे आपने वॉइस रिकॉर्ड करके किसी दूसरे को भेज दी कि अच्छा हाँ ऐसा ऐसा करके, तो वो आपको क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। आपने कोई फाइल बनाई और आपने कंप्यूटर में सेव कर दी, तो वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है। तो यही सब डाटा वगैरह होता है, यही इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होते हैं। अब आप देखिएगा, प्राइवेट की और पब्लिक की ये क्या होती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, प्राइवेट की का मतलब क्या था, प्राइवेट मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत, जो कोई नहीं जान पाए। अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। आपके पास ईमेल होगा, आपकी ईमेल होती है। ईमेल जब आप किसी को दूसरे करते हो तो दूसरा आपका ईमेल एड्रेस देख लेता है, ईमेल एड्रेस आपका देख लेता है, लेकिन जो ईमेल का पासवर्ड, जो आईडी और पासवर्ड होता है, जिसे पासवर्ड होगा, वो सिर्फ आपको पता होगा, वो हर किसी को नहीं पता होगा। तो प्राइवेट क्या हो गया आपका पासवर्ड, पब्लिक क्या हो गया आपका ईमेल एड्रेस। यही होता है प्राइवेट और पब्लिक की। और पब्लिक की और प्राइवेट की इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप एक व्यक्ति हो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ए एक व्यक्ति है और बी एक व्यक्ति है। ये डाटा यहाँ पे इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से एक दूसरे को मिलता है। कैसे, कि कोई बीच में हैकर ना क्रैक कर ले, तो इसीलिए प्राइवेट की लगाई जाती है। प्राइवेट की मतलब जिसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हें पता है। भाई, जब तुम्हें ईमेल का पासवर्ड पता होगा तभी तो तुम प्राइवेट चीज़ें रख पाओगे, वरना तो आपको पब्लिक की तो मतलब आपको किसी भी चीज़ में आपको व्यक्ति वहाँ पे खोल के कुछ भी कर सकता है, तो वो होगी पब्लिक प्राइवेट, और ये होगी पब्लिक। पब्लिक का मतलब हर किसी की जानकारी में रहे। जानकारी में क्या रहता है, एड्रेस रहता है। जो अंकीय चिन्ह सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है, अंकीय चिन्ह आप समझते हो कि डिजिटल वाले, ये डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को साझा करने के लिए सार्वजनिक कुंजी आवश्यकता होती है, अथवा अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए, जैसे कि ये है, ये आपको कोई आपने पासवर्ड बनाया, और पासवर्ड जहाँ पे आप डालोगे, जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र में तो कोई पासवर्ड डाल सकता है।
तो पासवर्ड एक व्यक्ति डाल पाएगा, कौन? जिसको पासवर्ड पता हो तो वो हो जाएगा पब्लिक, और कोई गलत या गलत गलत कुछ भी डालता रहा तो वो हो जाएगा पब्लिक, मतलब कुछ भी डालो, लेकिन सही वाला जिसे पता होगा वो होगा प्राइवेट में। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो, मुझे लगता है कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ा तो आप समझ पा रहे हो कि डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को साझा करने के लिए सार्वजनिक कुंजी की आवश्यकता होती है, अथवा अंकीय चिन्ह को सत्यापित करने के लिए पब्लिक कुंजी, जिसे पब्लिक की बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा UNCITRAL मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय है। कौन सा? जो ये है अनसीट्राल, अनसीट्रायल, ऐसे पढ़ो इसको। तो इसका जो IT जो अधिनियम है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, किस मॉडल पे तैयार किया गया था? UNCITRAL। अच्छा, ये एक संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक निकाय बॉडी है, किसकी? UN की। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आप लोग हमें जरूर लिख के बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है। तमिलनाडु बनाम सुहास कट्टी को IT एक्ट 2000 के तहत पहला आपराधिक मामला माना गया। किस बाद के तहत IT एक्ट का पहला मामला माना गया था? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी के नाम से। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 कहती है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमाणीकरण से संबंधित यह उपकरण पब्लिक की हैश फंक्शन या प्राइवेट की याद से जुड़ा होता है। मतलब अब आप समझ सकते हो क्या कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमाणीकरण से संबंधित यह उपकरण, जो उपकरण होगा, कोई भी उपकरण, वो पब्लिक की, हैश फंक्शन या प्राइवेट की से जुड़ा होगा। इन्हीं से जुड़ा होता है। जैसे कैसे जुड़ा? तो आपने ईमेल की दूसरे व्यक्ति को, उसको ईमेल के नाम से की, तो वो आपको जो ईमेल एड्रेस बताया तो वो पब्लिक की के माध्यम से जुड़े हो कि नहीं। अब जब आप कोई डाटा प्राइवेट शेयर करते हो पासवर्ड डाल के, तो वो क्या है? वो प्राइवेट की के नाम से डाटा, मतलब आपस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो यही तो बात इसमें कही गई है। और हैश फंक्शन मतलब जो हैशटैग नहीं लगाते हैं, किसी चीज़ को सर्च में जल्दी लाने के लिए क्या लगाते हैं? हैश फंक्शन लगाते हैं। आपको पता होगा, जैसे नहीं आप ट्विटर पे हैशटैग चलाते हो, वो हैशटैग वही है कि आपको किसी चीज़ को सर्च में लाने के लिए। इसकी जो मेन लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रमाणीकरण से संबंधित है। धारा 3, यह उपकरण पब्लिक की हैशटैग या से जुड़ा हो सकता है। धारा 14 में क्या? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक जो डाटा होता है, रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड होगा, कुछ तो हो गई। सिक्योर मतलब कोई भी चीज़ आप पासवर्ड डाल के किसी भी तरीके से आप सेव कर लो तो वो क्या होती है? वो सिक्योर डाटा हो जाता है। 15 में क्या क्या? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जैसे आप अपने सिग्नेचर भी तो सिक्योर करके रखोगे, जैसे नहीं इलेक्ट्रॉनिक तो कोई भी आ सकता है और वो आपका डाटा निकाल सकता है। तो क्या है? सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की बात किसमें की गई? धारा 15 में की गई। धारा 17 में क्या क्या? नियंत्रक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी। जैसे नियंत्रक एवं, यहाँ पे आप ऐसे लिख लेना, नियंत्रक व अन्य अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। किन अधिकारियों की? जो नियंत्रक होगा। नियंत्रक कौन होगा? जो आपका डिजिटली चीज़ों को कंट्रोल करेगा, जो ऑनलाइन नेटवर्क वाली चीज़ें उनको कंट्रोल करेगा। तो क्या होगा? तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी जो IT एक्ट के तहत जो कुछ भी अपराध होते हैं या कोई भी चीज़ देनी है या कोई भी लाइसेंस लेनी देनी होती है, तो उसका नियंत्रक कौन करेगा? जो प्राधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नियंत्रक के कार्य, जो भी नियंत्रक होगा उसके कार्य भी होंगे। धारा 19, विदेशी प्रमाणकर्ता अधिकारी को मान्यता विदेशी व्यक्ति को केंद्र सरकार के अनुमोदन से नियंत्रक लाइसेंस देगा। मतलब कि जैसे कि कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको कोई विदेशी प्रमाणकर्ता को मतलब लाइसेंस देनी है कि हाँ तुम भी अब साइन कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, कि किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कि आप कह दो कि हाँ ये वाला, जैसे कोई चीज़ चेक करनी है कि हाँ ये साइबर अपराध है या नहीं है, तो कोई विदेशी व्यक्ति को आप लाइसेंस कब दोगे? जब आप केंद्र सरकार से अनुमति लोगे, तब उसको बता दो कि हाँ अब आप भी हाँ और ना का जवाब दे सकते हो, मतलब सर्टिफाई कर सकते हो कि अपराध है या नहीं है। वही चीज़ है कि विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को मान्यता विदेशी व्यक्ति को केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद नियंत्रक देगा। कौन? जो केंद्र सरकार जिसे नियुक्त करती है। पहले वो नियंत्रक केंद्र सरकार से पूछेगा इस व्यक्ति को पावर दें या न दें, फिर बाद में केंद्र सरकार कह देती हाँ तो दे दो, नहीं ना तो ना। अब देखो लाइसेंस का प्रदर्शन, जैसे आपको सरकार तो लाइसेंस दे रखी है, किसको? अथॉरिटी, कि आप हाँ ऐसा काम कर सकते हो, IT एक्ट के तहत अपराध किसी ने किया है तो उसकी चेक कर सकते हो या उसको दंड दे सकते हो। तो क्या है? तो आपको लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। जैसे आप देखते हो कि मेडिकल पे जाते होगे तो वहाँ पे लाइसेंस लटकी रहती होगी, साइन कहीं न कहीं पे लगी रहती होगी, किसके नाम से मेडिकल कैसा क्या है, या कहीं भी जाते हो तो लाइसेंस, अब जैसे आई कार्ड आपका है तो वो भी तो आपका आई कार्ड लगा रहता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे आप समझ सकते हो। प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जरूरी को अपना लाइसेंस काम के स्थान पर जरूर दिखाए, जरूर लटकाए या कहीं पर रखे, जिससे कि आम आदमी को आसानी से दिखाई देता रहे।
आप इस चीज़ को समझिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मतलब लाइसेंस दिखा दो आप ही प्रमाणकर्ता अधिकारी हो या नहीं हो। धारा 43 कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम आदि को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता है तो उसे दंड दिया जाएगा तथा जुर्माना नुकसान के अनुसार होगा। जैसे आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में कोई चुपके से वायरस डाल देता है या कुछ भी छेड़खानी करता है जिससे कि आपका नुकसान होता है, तो आपको दंड लगेगा तथा जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना नुकसान के अनुसार होगा, जैसा जितना नुकसान हो वैसा उतना आपको जुर्माना। धारा 43 ये कहता है डाटा को संरक्षित रखने में असफलता के लिए यदि कंपनी संरक्षित करने में फेल हो जाती है तो आपको मतलब कंपनी को जुर्माना देना होगा। आप एक चीज़ देखते होगे कि आपके नंबर हैं, आपके पास बहुत सारी कॉल्स आती रहती होंगी। कैसे कैसे आती रहती कि कभी आप HDFC करते हो कि HDFC बैंक करते हो कि चलो हम आपको 10,000 का लोन दे रहे हैं, और बहुत सारी कॉल्स आती रहती होंगी अनजान। तो एक कॉल से उनके पास नंबर पहुंचता कैसे? ये नंबर ऐसे पहुंचता है, आपने कहीं न कहीं, तो जैसे आप कहीं होटल गए तो होटल में आप नंबर डाल के आए, या कहीं आप किसी भी पब्लिक स्थान पे गए जहाँ पे आपने नंबर डाला, नंबर दिया किसी को, तो क्या है, एक जैसे जियो के पास है, सभी का नंबर का पूरा डाटा है उनके पास। तो क्या होता है कि ये जो कंपनियां होती हैं जिनके पास मोबाइल नंबर होते हैं, ये दूसरी कंपनी को 10 रुपये या 5 रुपये के अनुसार, जैसे उनके पास 5,000 या होते तो बहुत संख्या में, समझो 5 लाख उनके पास फ़ोन नंबर, तो वो 10 रुपये से भी देंगे तो उनको क्या 50 लाख मिल जाएंगे? तुरंत 50 लाख रुपये मिल जाएगा। तो ये बिक जाते हैं नंबर्स। तो धारा 44, यदि कंपनी नियंत्रक को जानकारी देने में असफल रहती है तो कंपनी को हर्जाना देना होगा। जैसे यदि कोई कंपनी है और जानकारी नहीं दे पाती है कि क्या सही है क्या गलत है, और डाटा को जो डाटा संरक्षित किया है, तो कंपनी यदि नियंत्रक पूछेगा किससे, कंपनी से, कि वो डाटा लीक किया, क्यों किया, कैसे किया, और उसकी सही जानकारी नहीं दे पाती कंपनी, तो उस पर कंपनी को हर्जाना देना पड़ेगा। वही बात इसमें कही गई है। यहाँ पे देखो, साइबर अपील प्राधिकरण ये गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। अच्छा, साइबर अपील प्राधिकरण क्यों गठन करेगा? जैसे कि कोई अपराध हुआ है, अब उस अपराध को निपटाने के लिए क्या एक प्राधिकरण गठन कर देगा? कौन? केंद्र सरकार कर देगी। इस साइबर अपराध के लिए, कोई भी साइबर अपराध क्या होगा कि जैसे कि आपने किसी ने वायरस घुसेड़ दिया, आपका डाटा निकाल दिया पूरा, या आपके फ़ोन को हैक कर लिया, यही तो अपराध है ऑनलाइन की दुनिया में। तो केंद्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी और वहाँ पे आपकी सुनवाई होगी। और फिर क्या है, साइबर अपील प्राधिकरण को साइबर इस अधिनियम के तहत नियंत्रक या न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के खिलाफ, जैसे कोई अपराध हुआ है और सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? नियंत्रक के पास। आप बताओगे उसका कि सर हमारे पास ऐसे मोबाइल का डाटा ऐसे ऐसे चोरी हो गया। एक व्यक्ति होता है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक प्राधिकारी, और उसके जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो, तो फिर आप कहाँ जाओगे? आप साइबर अपील प्राधिकरण जाओगे। और जिस डेट को उस अधिकारी ने मना किया होगा, जिस डेट को आदेश दिया होगा, हाँ ये सही है गलत जो कुछ भी दिया हो, उस डेट से 45 दिन के भीतर आपको अपील कहाँ करनी पड़ेगी? अपील करनी पड़ेगी साइबर अपील प्राधिकरण के अंतर्गत। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? तो कितने 45 दिन से भीतर आपको उसके खिलाफ साइबर अपील प्राधिकरण में, अधिकरण में, आपको ट्रिब्यूनल जो होते हैं उनमें आपको अपील करनी पड़ेगी। फिर भी आप उस साइबर अपील प्राधिकरण से भी आप दुखी हो, वहाँ से भी आप संतुष्ट नहीं हो, फिर आप कहाँ जाओगे? साइबर अपील प्राधिकरण के खिलाफ उच्च न्यायालय में आप अपील करोगे। कहाँ? उच्च न्यायालय में। UPSI 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइबर अपीली प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय सीमा 60 दिन है। जैसे जो प्राधिकरण उसने अपील कुछ भी आदेश दिया गया, कुछ भी आपको बताया सही या गलत, कि हाँ आपका अटैक हुआ या नहीं, आपको मोबाइल हैक हुआ या नहीं, अपराध की जांच की, और उसके जांच से आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जा सकते हो। कब से? जब अपीली प्राधिकरण ने आपको नोटिस दे दिया, उसके 60 दिन के भीतर आप अपील कर सकते हो। उसके बाद अपील की तो फिर कोई मान्य नहीं होगी। कंप्यूटर छेड़छाड़ कोड, कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़, जैसे पासवर्ड होता है उसमें कोई आपने छेड़छाड़ की, जैसे कि हैक कर लिया। कैसे कि मुझे पता चल गया कि आपका फ़ोन का पासवर्ड हैकिंग से निकल आता है, बहुत आसानी से निकलता है। पासवर्ड मैंने निकाल लिया हैकिंग से, और फिर क्या किया कि उस पासवर्ड के माध्यम से मैं तुम्हारा फ़ोन की पूरी ID वगैरह लॉगिन करके, और फिर ऐसा वैसा जो कुछ तुम्हारी प्राइवेट फ़ोटो, पब्लिक फ़ोटो, कुछ भी मैं निकाल लेता हूँ। यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के या बेईमानी से कंप्यूटर साधन, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के पासवर्ड में छेड़छाड़ करता है तो 3 साल जेल या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। ये बिल्कुल सही है, इसलिए किसी की हैकिंग ठीक नहीं। धारा 66 UPSI 2021 में हैकिंग से संबंधित अपराध, हैकिंग के अपराधों से संबंधित है। मतलब धारा 66 यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन अपराध है, ऑनलाइन कुछ भी आपको समझ सकते हो। हैकिंग किस में होगी? आपसे पूछा जाए कि हैकिंग किस में होगी? कंप्यूटर में होगी, तो यहाँ पे लिख सकते हो कंप्यूटर से संबंधित अपराध, ठीक है, या लिख सकते हो हैकिंग से
अपराधों से संबंधित। तो धारा 66 में हैकिंग के अपराधों से संबंधित है, 3 वर्ष की जेल होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। धारा 66 क्या कहती है, संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड, मतलब कोई भी व्यक्ति है आपको बहुत गलत सलत संदेश झड़ाझड़ भेजे जा रहा है तो उसके लिए भी दंड है। यदि सूचना जो अत्यधिक आक्रामक या धमकाने वाली प्रकृति की है, कोई सूचना जिससे वह मिथ्या होना, जो मिथ्या हो जानता है किंतु असुविधा, खतरा या शत्रुता, घृणा फैलाने के लिए फैलाई जा रही है। जैसे किसी ने कह दिया कि कल आपके घर पे मोबाइल से मैसेज कर दिया कि कल आपके घर में सोने की लूट होगी, नहीं बता दिया कल आपके पिता का मर्डर हो जाएगा, तो ये झूठ है, तो भी आप उसमें आप इनको दंड मिलेगा। या कोई सूचना ऐसी धमकाने वाली हो गई कि हम तुमको मार देंगे, नहीं तो कल हमें 5 लाख रुपए दे देना फ़ोन के माध्यम से, तो क्या है, एक प्रकार की मिथ्या, झूठ या गलत धमकाने वाली सूचना है, किसके, फ़ोन के माध्यम से। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा धारा 66 संविधान के अनुच्छेद, जो धारा 66 है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन करती है, इसलिए इस बात को 66 को असंवैधानिक घोषित करार दिया गया था। किस बात के तहत धारा 66 को असंवैधानिक करार दिया गया था, किस बात के तहत, श्रेया सिंघल बनाम भारतवाद के तहत धारा 66 को एकदम निष्क्रिय कर दिया गया था। 66 क्या था, अब कोई भी आपको बोलने का है, 19 का एक है बोलने का अधिकार है, अब बोलने के अधिकार में आप झूठ नहीं बोल सकते, हालांकि अब इसके चक्कर में लोग सच भी नहीं बोल पा रहे थे, किसके, कि पता चले बाद में झूठ साबित हो जाए, तो आप अपना झूठ सच जो कुछ भी है आपको बोलने की स्वतंत्रता इस बात ने दे दी थी। क्यों, क्योंकि इसने धारा 66 को खत्म कर दिया था, मतलब असंवैधानिक घोषित कर दिया था। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही थी। धारा 66 जानते हुए भी कंप्यूटर डिवाइस की चोरी कर लेना, मतलब जानते हुए कंप्यूटर या डिवाइस को चोरी का ले लेना, मतलब कोई व्यक्ति है, कोई फ़ोन चुरा लाया और उसने 1 लाख का फ़ोन चुरा के लाया, उसने कहा कि हम तुम्हें इसको 20,000 का दे देंगे, तो आप तुरंत खरीद लोगे। जैसे ही पुलिस को पता चल गया कि आपने फ़ोन खरीदा चोरी किया हुआ, तो आप ये नहीं कहोगे कि हमें पता नहीं था, आपको पता होने पर तो आपको जेल होगी, या कितनी, 3 वर्ष की जुर्माना 1 लाख तक का लिया जाएगा, ठीक है। पर इसलिए चोरी किया हुआ नहीं, जो कहते मंगल मार्केट, बुद्ध मार्केट, शनि मार्केट, काला बाजार, सफ़ेद बाजार, वहाँ से लाते हो, वो वहीं से चीज़ें मिलती। धारा 66 पहचान चोरी के लिए दंड, पहचान कैसे आपकी चोरी हो जाएगी, जैसे आपका पासवर्ड जान लिया या आपके हमने हस्ताक्षर कर दिए, आपने नहीं किया, हम आपके हस्ताक्षर कॉपी कर ले, तो ये क्या होगा, पहचान चोरी। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति के पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या अन्य विशिष्ट पहचान का प्रयोग करता है तो उसे क्या माना जाएगा, पहचान चोरी माना जाएगा, तथा दंड 3 वर्ष या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। प्रतिरूपण मतलब कि मैंने किसी भी चीज़ की कॉपी बना दी, जैसे कोई ओरिजिनल न्यूज है, उसको मैंने क्या किया कि गलत तरीके से उसी को कॉपी करके अलग तरीके से मैंने बना दी, जिसे कॉपीराइट या कुछ भी कह सकते हो, या कंप्यूटर के माध्यम से उसमें छल करता है, तो क्या होगा, आपको 3 वर्ष तक का जुर्माना, 3 वर्ष तक का जेल और 1 लाख का जुर्माना। एकांतता के अतिक्रमण के लिए दंड, एकांतता मतलब प्राइवेसी, आप प्राइवेसी को, कोई किसी की प्राइवेसी को तोड़ता है तो भी आपको दंड दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग या उसकी सहमति के बिना प्राइवेसी अतिक्रमण करता है, मतलब कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और आपने क्या किया कि उसकी प्राइवेट फ़ोटो, किसी तरीके से प्राइवेट फ़ोटो आपको मिल गई या आपने निकाल ली, कुछ भी हुआ, गुप्तांग तो आप जानते हो कि जननांग जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, सब जानते हैं, इसमें तो आप पीएचडी कर रखे हो तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने क्या किया, उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया कहीं भी डाल दी और फिर पता चला कि आपने डाली, तो आपको 3 वर्ष का जुर्माना, 1 लाख की आपको सज़ा भी हो सकती है। धारा 66F क्या कहती है कि साइबर अपराध के लिए दंड, यदि आप देश की अखंडता, एकता या संप्रभुता के लिए ऐसी कोई डाटा या कोई ऐसी संसूचना या किसी को बताते हो, या ये साइबर के माध्यम से आप अपराध का आतंकवाद फैलाते हो, किसके, मोबाइल के माध्यम से, साइबर अपराध हो जाता है, तो आपको दंड आजीवन दिया जाएगा। यूपीएससी 2021 में पूछा गया, क्या दंड आपको आजीवन दिया जाएगा। अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन करने का दंड, मतलब अश्लील सामग्री, ऐसी सामग्री जो कामुकता बढ़ाती हो या किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या किया गया हो, जैसे कि आपने कोई एकदम, जैसे कि क्या बोलते हैं, अंडरगारमेंट, कोई लड़का या लड़की, इसमें ये मत सोचना कि सिर्फ लड़की के लिए, लड़का या लड़की दोनों में से किसी का भी हो सकता है, तो अंडरगारमेंट है, उसकी फ़ोटो है,
या किसी को भेजते हो, जैसे नहीं आप कोई बढ़िया रील आ गई कॉमिक वाली, आपने दूसरे को भेज दी, एक अपराध है, आज से जान लीजिएगा। कोई तुम्हें भेजे तो बताना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री को फैलाना है प्रकाशन आपका दंडनीय अपराध, जिसमें 5 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है दूसरी बार। एक बार रील भेज दी तो समझो कि आपको मैंने 5 लाख रुपये माफ़ कर दिए, ऐसे कहना मैंने 5 लाख रुपये की छूट दे दी। अगली बार आई तो 5 वर्ष का सजा होगी और 10 लाख का जुर्माना होगा। कोई किसी पे इंस्टा व्हाट्सएप फेसबुक कहीं कोई भी अश्लीलता नहीं फैलाएगा। तो धारा 67 मना करती है, समझ रहे हो। या एकदम से उत्तेजित हो रहे हो किसी भी चीज़ को देख के, आप जानते हो किस चीज़ से आप उत्तेजित होते हो, किस चीज़ से आप उत्तेजित नहीं, तो वो सब आपको पता होगा। दुर्व्यापन के लिए शास्ति, यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण या प्रमाणकर्ता अधिकारी के समक्ष गलत तथ्य पेश करता है तो लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह या प्रमाण पत्र करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। इस चीज को सोचना, दुरुपदेशन मतलब यदि कोई व्यक्ति नियंत्रण या प्रमाणकर्ता प्राधिकार के समक्ष गलत तथ्य पेश करता है कि हाँ गलत कह दी कि नहीं, जैसे कोई आया व्यक्ति उसने कह दिया कि इन्होंने हमें एक कामुकता वाली चीज़ भेजी, बल्कि उसने नहीं भेजी थी, आपने क्या झूठ उनके पास तथ्य दे दिए, तो क्या है अपनी लाइसेंस या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, सॉरी कि जैसे नहीं होता है कि अब कोई चिन्ह जो है कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए, ऐसा समझो कि हम तुम्हें कैसे समझाएं, हम तुम्हें बता दें। आप कोई साइबर कैफ़े खोलते हो, आप उनसे कहते हो कि हाँ हम इसके लिए योग्य हैं या नहीं है, आप उनको झूठ बता देते हो कि हमारे पास कंप्यूटर डिप्लोमा है और हम ऐसा काम कर लेंगे, तो आपको हमें साइन करने की अथॉरिटी दे दीजिएगा। यदि आपने कोई चीज़ झूठ दी उन किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी को, तो आपको 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए किसी का भी झूठ प्रमाणकर्ता मतलब कि झूठ बोल के किसी चीज़ का चिन्ह या प्रमाणीकर्ता नहीं ले सकते हो। धारा 72 गोपनीयता और एकांतता भंग करता है। जो धारा 72 है वो गोपनीयता और एकांतता का भंग है, उससे संबंधित किससे, एकांतता से भंग से। इससे कैसा हो सकता है, गोपनीय पुस्तक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पत्राचार हो सकते हैं, व्हाट्सएप चैट हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, पत्राचार सामग्री प्रकट कर देता है। जैसे गोपनीयता, आप जैसे कि आप सब लोग जानते हैं जीएफ होते होंगे, आप क्या करते हो कि नहीं आप उनके प्राइवेट फ़ोटो न्यूड्स फ़ोटो मांगते हो, तो एक अपराध है, गोपनीयता आप एकांतता भंग करते हो। जब भी कोई मांगे, कोई लड़की से या लड़का लड़की लड़के से मांगे, एक दूसरे दोनों मांग सकते हैं, ऐसा नहीं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान देना कि अपोजिट जेंडर हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और थोड़े बहुत तुम स्मार्ट हो खूबसूरत हो फिर तो 100% अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर से आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और उसके साथ में आप थोड़ा बहुत और कुछ है, तो फिर समझ जाओ कि आपको अट्रैक्ट करेंगी चीज़ें। तो गोपनीयता और एकांतता को यदि कोई भंग करता है तो फिर समझो उसके तहत भी आपको सज़ा होगी। तो सज़ा कितनी होगी, 2 लाख जुर्माना या 2 वर्ष की आपको सज़ा हो सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत धारा 72 में लिख गया है कि यहाँ पे 1 लाख तक का जुर्माना, हम इसको हम सही करवा देंगे, 1 लाख तक जुर्माना और 2 वर्ष की आपको जेल हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक गलती है छोटी सी, वो भी हम इसमें सही करवा देंगे। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट बनाना है, फेक डॉक्यूमेंट बनाना। बहुत लोग होते हैं कि अपने फेक डॉक्यूमेंट, अभी देखो ना यूपी पुलिस भर्ती में जाओगे आप फेक डॉक्यूमेंट बनवा के ले जाओगे तो क्या है 2 साल की जेल होगी प्लस 1 लाख का जुर्माना। धारा 78 में अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति, अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति। अपराध जैसे कोई किसी ने किया तो उसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, अन्वेषण अधिकारी पुलिस निरीक्षक से नीचे का ना हो, पुलिस निरीक्षक से मतलब पुलिस इंस्पेक्टर से नीचे तक का ना हो। आईटी एक्ट 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असीमित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई, जिसमें एक निजी कुंजी व इसके गणितीय रूप से संबंधित है। जैसे कि जो एक परिकल्पित की पेयर होती है, आपको हम बताएंगे किसमें, जब कंप्यूटर हम पढ़ाएंगे उस पर चीज़ें प्राइवेट या पब्लिक की के बारे में बताएंगे डिटेल में, किसमें, कंप्यूटर वाले सेक्शन में, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आया था। तब वहाँ पे हम समझाएंगे कि असीमित क्रिप्टो प्रणाली, असीमित परिकल्पना की गई है। और क्रिप्टो प्रणाली होती क्या है, क्रिप्टो प्रणाली का मतलब हम बताते हैं क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि आपने यहाँ से डाटा भेजा यहाँ बी के लिए, बीच में कोई डाटा हैक ना कर ले, इसीलिए बोलते हैं व्हाट्सएप में नहीं देखते हो कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन, वही क्रिप्टो प्रणाली होती है। तो उसको हम बताएंगे जिसमें एक निजी कुंजी होती है, इसके गणितीय रूप से संबंधित, ये कैसी काम करती है, गणितीय रूप में काम करती है। गणितीय रूप का आप समझते होगे कि 1 का 2, 2 का 4, 4 का 3, ये क्या होता है, गणितीय रूप होता है। गणितीय रूप मतलब कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं और कमियां हैं या कुछ भी है, वो कैलकुलेटेड काउंट करेगी, मतलब जल्दी काउंट करेगी। साइबर स्पेस को इस अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया। आपसे पूछा है कि इस अधिनियम के तहत साइबर स्पेस को क्या प्रभावित किया गया, तो कहना कि नहीं प्रभावित किया गया है। इस चीज़ को याद रखना, केवल इतना याद रखना कि गणितीय वाला होता है सिस्टम, बाकी हम तुम्हें बताएंगे बहुत अच्छे से। हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, हो सकता है मैं अगले अधिनियम में ही आपको दिखा दूँ, बस आपको इस चीज़ को रट जरूर लेना, गणितीय रूप में होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा तो आपको कहोगे ये क्या दिखा दिया, अच्छे से 3D में नहीं दिखा पाऊँगा। बाकी हम जरूर इस चीज़ को क्लियर करेंगे गणितीय रूप क्या होता है।
धारा 43 क्या कहता है, इंटरनेट घंटों की चोरी से संबंधित है। धारा 88 है, सलाहकार बोर्ड का गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। धारा 89 क्या कहते हैं, नियंत्रक की रेगुलेट करने की शक्ति, मतलब नियंत्रक है जो कोई नियम या रूल है उसको लागू करवाना या किस पे कौन सा धारा लगेगी तो क्या है वो नियंत्रक ही डिसाइड करेगा। धारा 17 क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नोडल एजेंसी का प्रावधान। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी किसके तहत, धारा 17A के तहत बनाई गई। एजेंसी वगैरह क्या काम करती है, वही सब काम करेंगे जो इसके लायक होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में परिकल्पित ई गवर्नेंस ने कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण को अपनाया। एक कार्यात्मक तुल्यता दृष्टिकोण क्या होता है, आप एक चीज़ देखते होगे कि जानवरों में, मैं आपको जानवरों से एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि जानवरों में दो जानवर हैं, ए और बी। तो आप देखोगे जो गर्भ धारण करने का, जिसे इसे गर्भ धारण करने में मतलब कि 180 दिन में बच्चा देता है, तो दूसरा भी जानवर 180 दिन में बच्चा देता होगा। ये क्या करता है, ए भी पैदल चलता है तो ये भी पैदल चलता है। तो इसमें केवल उसकी बॉडी में अंतर होगा, बाकी उसके क्रियाकलाप कार्यात्मक मतलब कार्य उसके सेम होंगे। डेथ कितने दिन में होती है, कितना पानी पीता है, कितना घूमता फिरता है, लेकिन उनके कार्य हैं वो लगभग में सेम है, लेकिन उनकी बॉडी अलग अलग है, तो उसे बोलते हैं कार्यात्मक तुल्यता। उसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी है वो ई गवर्नेंस है। जैसे ई गवर्नेंस मतलब कि जैसे आजकल देख रहे होगे कि जो सरकारें हैं वो ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के रूप में चलती हैं। तो वही प्रकार जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है वो किस तरीके से काम करता है, वो इस तरीके से कार्य करता है कि जो इसकी कार्यप्रणाली है वही ई गवर्नेंस की कार्य प्रणाली है, वही तुल्यता दृष्टिकोण मतलब बराबरी वाला। तुल्यता मतलब इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल दृष्टिकोण के साथ एक दूसरे को देखा जाता है। तो ये अधिनियम आपका आज कंप्लीट हो गया, और मैं हमेशा कहता हूँ एक पेज जरूर छोड़ के चलो, उसमें हम आपको अच्छे से तैयार करवाएंगे चीज़ें। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका हो सकता है भूमि अधिग्रहण आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मेरे से बहुत इतना ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि टॉप 100 सीरीज जाए तो उसमें भी क्वेश्चन ना छूटे। मेरा मकसद है कि एक एक क्वेश्चन यहाँ से फंस जाए, बस और कुछ नहीं। जैसे यूपी पुलिस में एक एक क्वेश्चन फंस गया था, वही यूपीएससी में फंस जाए, जानो हमारा उद्धार हो गया।